हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके सारे टॉपिक्स को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो रहेगा, लेकिन सारे टॉपिक्स को हम आज ही पढ़ लेंगे, एक दिन में खत्म। सॉरी, एक दिन में नहीं, कुछ घंटे में, सिर्फ एक घंटे के अंदर हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन। देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो डी ब्रॉगली ने दी थी, इसलिए इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन बोला जाता है। अब देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बोलती है? ये बोलती है कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, यानी ये सभी मटेरियल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रही है। वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रही है कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के बारे में बोल रही है या फिर मैक्रोस्कोपिक के बारे में ही बोल रही है। ये ऑल मटेरियल पार्टिकल के बारे में बोल रही है, जो कि माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, possessed both wave character as well as particle character। यानी इसने क्या बोला, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलती है कि कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनमें क्या होते हैं, दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। वेव कैरेक्टर भी होते हैं उनके पास और पार्टिकल कैरेक्टर भी होते हैं। यानी समटाइम्स वो वेव की तरह बिहेव करते हैं एंड समटाइम्स वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ये बोलती है डी ब्रॉगली इक्वेशन कि उनके पास दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो डराइव कैसे हुई? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, ये सबसे मेन चीज तो आपको ये पता ना होना चाहिए, जो दो लाइन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली इक्वेशन थी क्या। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी? ये या फिर ये, इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। तीनों को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये लिख दिया, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या है? यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन है। सबसे पहले ये समझिए। अब ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन की हम बात करें तो ये इक्वेशन कहाँ से आई, फिर ये समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है E इक्वल एच न्यू। ये होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, E इक्वल एच न्यू। अब आइंस्टाइन इक्वेशन तो सबको याद होगी। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? E इक्वल एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो बोल रही है E इक्वल एच न्यू, आइंस्टाइन की इक्वेशन बोल रही है E इक्वल एम सी स्क्वायर। दोनों E की ही वैल्यू दे रहा है, ये E की वैल्यू एच न्यू दे रहा है, ये E की वैल्यू एम सी स्क्वायर दे रहा है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दोनों की E की वैल्यू को ऐसे आमने सामने रख दिया, यानी इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे E इक्वल E बोल सकते हैं हम। तो E की वैल्यू क्या है? एच न्यू। यहाँ पे E की वैल्यू क्या है? एम सी स्क्वायर। तो दोनों को ऐसे हमने लिख दिया एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही क्या है? E की वैल्यू है। तो दोनों एक दूसरे की क्या कर दी? इक्वल रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यू है, देखिए न्यू जो होता है, न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लैम्बडा। यानी या तो हम न्यू लिख दें या फिर न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्बडा भी रख सकते हैं। ठीक है, सी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है। तो अब न्यू की जगह पे हमने सी अपॉन लैम्बडा रख दिया, तो यहाँ पे ये एम सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एच न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्बडा रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, सी अपॉन लैम्बडा है और यहाँ पे एम सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर है, इसके एक स्क्वायर से यहाँ पे एक सी कट गया, तो बचा क्या? एच लैम्बडा इक्वल एम सी, क्योंकि स्क्वायर से ये सी कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एम सी है, एम सी या फिर एम बी, दोनों क्या होते हैं? पी के इक्वल होते हैं। पी क्या होता है? पी होता है मोमेंटम, और पी की वैल्यू क्या होती है? पी इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर P इक्वल एम वी भी रख सकते हैं हम, P इक्वल एम सी भी रख सकते हैं हम, क्योंकि P क्या है? मोमेंटम है। तो यहाँ पे एम सी की जगह पे अगर P रख दें और फिर इसको रीअरेंज करते हैं तो लैम्बडा इक्वल एच अपॉन पी हो गया। इसको हमने रीअरेंज करके लिखा है यहाँ पे, ऑन रीअरेंजिंग लैम्बडा इक्वल एच अपॉन पी। अब यहाँ पे P की जगह पे एम सी रख सकते हैं, तो इक्वेशन होगी लैम्बडा इक्वल एच अपॉन एम सी। अगर हम P की जगह पे एम सी ने रख के एम बी रख दे तो इक्वेशन होगी लैम्बडा इक्वल एच अपॉन एम बी। तो ये तीनों में से ही आपको कोई भी इक्वेशन आती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी इक्वेशन है, तो आप बता पाएंगे वहाँ पे कि वो क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो अगर उसकी एक ही टाइम पे आप पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना चाहेंगे तो वो क्या है? पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान के चलिए ये है हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन।
अब इस इलेक्ट्रॉन की हम एक ही टाइम पे पोजीशन बताना चाहें, मोमेंटम बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं। तो यही बात इन्होंने बोली थी हाइजेनबर्ग ने कि अगर आप एक ही टाइम पे बताना चाहेंगे, अगर आप बताएंगे पोजीशन तो आप इसका मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, वो भी कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, यानी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ बताना, एकदम करेक्ट, एकदम सर्टेनिटी के साथ। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड साइमल्टेनियसली यूज हुआ है दैट मीन्स एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे आपको पोजीशन और मोमेंटम दोनों एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ बताना है। ठीक है, अब इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए थे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4h/4π। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है उसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखिए पी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एम इंटू वी लिख देते हैं। ये आपको मैंने अभी डी ब्रॉगली क्वेश्चन में भी बताया कि पी की जगह पे हम एम इंटू वी लिख देते हैं, पी इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू पी की जगह पे क्या लिख दिया, डेल्टा एम वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब यहाँ पर ये जो है डेल्टा पी की जगह पे हमने जो लिखा है एम इंटू डेल्टा वी, ये क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और यहाँ पे इज इक्वल टू 4, यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे वी, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा वी, तो ये डेल्टा वी यहाँ पे एज इट इज आ गया और ये हो गया h/4πm। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो दिया है हाइजेनबर्ग ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जो आया है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो यहाँ पे ये जो वैल्यू यूज हुई डेल्टा पी की जगह पे, डेल्टा पी है क्या, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो ये थी हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर की। तो देखिए साई जो होता है उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है, साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर जो होता है ये डिस्क्राइब करता है वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, यानी वेव बिहेवियर के बारे में बताता है साई स्क्वायर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, साई स्क्वायर को बोलते हैं वेव फंक्शन। और जो साई स्क्वायर होता है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, कि जैसे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं तो ये वहाँ पे क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी शो करता है। तो साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑपोजिट स्पिन में होंगे, यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल, कि जैसे मान के चलिए हम P की बात कर रहे हैं, P ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने कॉलम होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, क्योंकि आपको पता है P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम P की बात कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा ये आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है, दो तो इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब जैसे अगर हम बात करें S की, तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं S के लिए, तो एक ऐसे एक ऐसे। अब देखिए अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मैंने इस तरीके से फिल किया है और एक मैंने इस तरीके से फिल किया है, यानी दोनों क्या है, इनकी जो स्पिन है इनको बोलते हैं स्पिन, इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट रखी है, एक की स्पिन इधर साइड है, एक की स्पिन इधर साइड है। तो ये क्या बोलता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। अगर मान के चलिए आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल कर दिया तो ये आपका गलत हो गया।
तो सही कैसे होगा, जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट स्पिन में फिल करेंगे और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अच्छा चलिए 3 इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं एक ऑर्बिटल में। अब ये एक ऑर्बिटल है हमारे पास, हमने इसमें इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं हमारे सेम स्पिन में आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको क्या याद रखना है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है, दिस रूल स्टेट्स दैट ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, उनकी भी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट स्पिन होगी। दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल इन डिटरमिनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकर इन एनी क्वांटम ग्रुप। अभी हम यहाँ पे क्वांटम नंबर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, समझ में आ गया। अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जैसे p में 6 भरे जाते हैं, p ऑर्बिटल बना दिया हमने उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या s बना दिया हमने उसमें 2 भरे जाते हैं, तो हम उनको इसी हिसाब से अरेंज करेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ऑर्बिटल में 3 कर देंगे, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन कैसी है, ऑपोजिट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। देखिए हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल कहता है कि अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, तो पहले हम उन सभी को सिंगल फिल करेंगे, देन उनको डबल फिल करेंगे। कैसे, समझ में नहीं आया, चलिए फिर से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास ये 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब आप इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक चीज़ बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ठीक है दीदी इसमें 2 भर दीजिए, इसमें 1 भर दीजिए, है ना, आप यही बोलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको अभी जस्ट जो प्रीवियस हमारा रूल था उसमें बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप कहेंगे 2 इसमें भर दो, 1 इसमें भर दो, ठीक है मैंने भर दिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा फिर, सही ये होगा कि हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल आए, यानी हॉर्न्स आए और उन्होंने बोला कि ठीक है एक ऑर्बिटल में 2 भर लो, लेकिन यार ध्यान से भरो। क्यों, क्योंकि अब अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिया, तो ये क्या है, ये भी तो इक्वल एनर्जी का है, तुमने इसको खाली क्यों छोड़ दिया। अच्छा चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि 2 बच्चे आपके घर आते हैं, 2 गेस्ट आते हैं आपके घर, नहीं 1 गेस्ट आते हैं और उनके 2 बच्चे आते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी ने उनको पैसे दिए जाने पर, तो आपकी मम्मी ने उनको एक बच्चे को पैसे दे दिए, एक बच्चे को नहीं दिए, तो कितना गंदा लगेगा कि भाई एक ही बच्चे को पैसे दिए। भाई दोनों उनके बच्चे हैं और आपके लिए दोनों बराबर है, तो आपको तो दोनों को देना चाहिए। लेट सपोज आपने 100 रुपये दिए, तो 100 एक को, 100 एक को, दोनों को दो, या फिर दोनों को 50-50 दो। अब ऐसे थोड़ी एक को दे दिए दूसरे को कुछ दिया ही नहीं, तो ये गलत बात होगी। तो ठीक है उन आए, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है ये गलत बात होगी, देखो ऐसे नहीं चलेगा। क्या चलेगा फिर, इन्होंने बोला कि अगर ये तीनों सेम एनर्जी के हैं, यानी अगर ये तीनों बच्चे एक ही रिश्तेदार के हैं, एक बराबर, हमारे लिए तीनों बराबर हैं, तीनों एक ही रिश्तेदार के हैं, तो तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो क्या है, सेम एनर्जी के हैं। तो अब ये इक्वल एनर्जी के हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को सिंगली फिल करेंगे। मान के चलिए हमारे पास 50 रुपये है, हमें 50 रुपये में 2 बच्चों को देने हैं, तो हम पहले उनको 25-25 रुपये देंगे। हमारे पास और पैसे आएंगे तो हम बाद में उनको और दे देंगे, बट 25 में काम चल जाएगा। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो हम इसको देंगे, नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, जाओ अपने घर जाओ बस, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, कहने का मतलब सिर्फ दैट। लेट सपोज अब अगर हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो अब पहले हम क्या काम करेंगे, आप बताइए क्या काम करेंगे, सबको सिंगली फिल करेंगे, ठीक है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे। अब आप बोलेंगे दीदी एक यहाँ भर दो, एक यहाँ भर दो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पहले हमने क्या किया, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसलिए हमने यहाँ पे फिल नहीं किया, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन थे, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए,
तो हमने क्या किया, इक्वली फिल किए, यानी अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के थे तो सबको हमने पहले क्या किया, सिंगली फिल किया, देन पेयर्स में फिल किया। तो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले सिंगल फिल करेंगे, देन हम उनको पेयर्स में करेंगे। तो ये यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक पेयर बना दिया, एक बिल्कुल खाली छोड़ दिया और एक में एक इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि सभी को हम सिंगली फिल करेंगे। तो ये इस रूल के बारे में मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्या था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उसकी मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी है, आप जो मर्जी करें उस डेफिनेशन के थ्रू उसको याद कर सकते हैं। सॉरी, देखिए पहली है, दोज नंबर्स विच रिप्रेजेंट द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। यानी पहली जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है उसका मतलब है कि यहाँ पे वो नंबर्स होते हैं जो क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस बताते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं वो एड्रेस अगर कोई बताता है तो वो होते हैं क्वांटम नंबर्स। जैसे मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा एड्रेस कौन बताएगा, मतलब मेरा तो आपको तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स हैं उनका एड्रेस जरूर पता चल जाएगा आपको। कौन बताएगा, क्वांटम नंबर्स बताएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एड्रेस, सॉरी क्वांटम नंबर्स का एड्रेस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस क्वांटम नंबर्स बताएंगे, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो है, दोज नंबर्स विच रिप्रेजेंट सेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। यानी या तो हम ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है उसको बताते हैं क्वांटम नंबर्स, या फिर हम ऐसे समझ लें कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो बाद की बातें समझ लेंगे, अभी जस्ट इतना समझिए कि जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, या फिर यूँ समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं उन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स की बात करें तो 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहले होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो मैंने बना रखे हैं इसका मतलब क्वांटम नंबर लिखना है जस्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर आखिर होते क्या है और कैसे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को ये बताते हैं, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वांटम नंबर को समझते हैं जो कि फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का फर्स्ट टाइप क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो इसी को समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं ये वो क्वांटम नंबर्स होते हैं, सबसे पहले समझिए इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इनको जहाँ भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि जब मैंने आपको क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिखाई थी तो बोला था कि सेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स एंड स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर्स, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि वो चीज़ जो वहाँ पे मैंने लिखवाई थी सेल, सबसेल, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेल्स क्या होती हैं, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या है, ये जो बनी हुई है इन्हीं को बोलते हैं हम सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स जो है वो क्या है, KLMNOPQ, सेल कितनी भी हो सकती हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ये शेल है, मैंने ये गोले गोले बना रखे हैं, इसका मतलब ये क्या है, शेल है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर जो शेल्स हैं उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जाहिर सी बात है जो सेल्स है, ये जो मैंने रेड रेड डॉटेड से ये जो बनाए हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो शेल है उसको हमने दे दिया नाम K, ये वाली शेल L, ये वाली शेल M, ये वाली शेल N। तो K शेल के लिए जो N की वैल्यू होगी वो 1 होगी, L सेल के लिए N की वैल्यू 2, M सेल के लिए N की वैल्यू 3। ध्यान रहे, नोट आपको ये करना है कि जो वैल्यू है N की वो 0 कभी नहीं होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो N की वैल्यू यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है।
क्यों नहीं होगी n की वैल्यू 0? यहाँ पे ये पॉइंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि n की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? तो आप हमेशा बताएंगे कि जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी और वो जितनी नंबर ऑफ सेल्स है उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगी। ठीक है, ये नोट करना है पॉइंट आपको। अब शेल्स हो गई जैसे KLMNOPQ, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n उसी हिसाब से इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, लेकिन 0 नहीं होगी। तो ये बात होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सब सेल्स क्या होती हैं? जैसे S, P, D, F, ये होती हैं सब सेल। इनके लिए अगर L की वैल्यू देखें तो 0 से स्टार्ट होती है। सब शेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। अच्छा, यहाँ पर जो n की वैल्यू है उसको पता है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? n-1 करके। जैसे n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 1 - 1 करके, तो 0 आ जाएगी। तो जो सब शेल होगा वो कौन सा होगा? 0 वैल्यू के लिए S सब शेल। n की वैल्यू 2 है तो n-1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो हमको ऐसे लेना होता है कि अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 से एक नंबर पीछे वाले तक लेंगे, यानी 0 एंड 1। अगर 3 है तो एक नंबर पीछे लेंगे, 0 1 2। 4 है तो 0 1 2 3, इस तरीके से लेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर 0 1 है तो sp सब सेल, देन sp_d, देन sp_df। तो ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए ये जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये अफबाउ प्रिंसिपल जो है उसमें बहुत काम आएगी, उसके लिए याद रखिएगा। देखिए थर्ड जो यहाँ पे है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर का थर्ड टाइप है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ m जो है, m की वैल्यू जो होती है वो l की वैल्यू पे डिपेंड करती है और l की वैल्यू जो थी वो n की वैल्यू से निकाल रहे थे हम। कैसे? चलिए एक बार आपको मैं रिकॉल करा देती हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था जिसकी वैल्यू n की वैल्यू हम निकाल रहे थे, l की वैल्यू हम n-1 से निकाल रहे थे, यही बताया था मैंने। अब जैसे कोई भी इस तरीके से ये है हमारे पास कोई भी शेल है तो ये है K शेल। ठीक है, तो इसके लिए जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो इसके लिए अगर मुझे l की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी? 1 - 1। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब जो सब शेल होगी वो S सब शेल में आएगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो L सब शेल आ गया। ठीक है, तो L की वैल्यू तो हम n से निकाल लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट समझाई है यही चीज़ कि जो L की वैल्यू है वो हम n से निकाल सकते हैं, लेकिन m की जो वैल्यू है वो l पर डिपेंड करती है। कैसे करती है देखिए समझिए। जैसे हमारा s ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो s है तो उसके लिए जो वैल्यू रहेगी वो तो रहेगी 0, लेकिन p की बात करें तो यहाँ पे जब हम p की बात करें तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो कैसे पता करेंगे? कैसे करेंगे? एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस में वैल्यू ले जाएंगे, या तो प्लस में इधर ले आए या प्लस में इधर ले जाए, या तो माइनस में इधर ले आए या फिर माइनस में इधर ले जाए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये ऑर्बिटल है, सबसे पहले बीच वाला निकालेंगे और बीच वाले को हम 0 दे देंगे। इसको हमने 0 नंबर दे दिया। अब इधर आएंगे तो 0 के इधर आएंगे तो ये हो गया हमारा यहाँ पे +1, इधर जाएंगे तो ये हो गया -1। आप चाहे तो -1 इसे दे दें, +1 इसे दे दें, पर इस तरीके से होगा। ठीक है, अभी भी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, दूसरा करते हैं। अब इसका बीच वाला निकालेंगे तो ये हो गया 0। अब इसके इधर आएंगे तो ये हो गया +1, इधर जाएंगे तो ये हो गया -1। अब ये यहाँ पे +1 है, इधर जाएंगे तो ये हो गया +2 और इधर जाएंगे तो ये हो गया -2। अब ऐसे ही हम इसका बीच वाला पार्ट निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 यहाँ से छोड़ेंगे, 3 यहाँ से जोड़ेंगे, बीच वाला क्या हो गया 0। इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो -1, इधर +2, इधर -2, इधर +3, इधर -3। इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो समझ में आया आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किस तरीके से L के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है M की? वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक तरफ प्लस में ले जाएंगे वैल्यूज, एक तरफ माइनस में और बीच वाले को 0। ठीक है,
चलिए अब लास्ट जो क्वांटम नंबर का टाइप है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, और उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था वो इलेक्ट्रॉन की शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एजीमुथल सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये स्पिन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने जस्ट आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो पॉली ने बोला था, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अपोजिट स्पिन में। तो एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +½ और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -½ तो इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? देखिए ये चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिना मतलब के तो नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनका डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो फिर दीदी ये कहाँ पे यूज़ होंगी? ऑब्वियसली बुक में आपके यूज़ होंगी। बुक में आपको पढ़ाई करनी है, बुक में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्या करना है। ये जो स्पिन है इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ हमें इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसीलिए वैसे इसको याद करने में कुछ है तो यानी +½ -½ इसको कोई मैंने बड़ी चीज़ तो आपको बताई नहीं, इजीली आपको याद हो गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, +½ एंड -½ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको फिर यही चीज़ बताऊंगी वहाँ पर कि मैंने आपको बोला था ये याद करनी है और ये किस तरीके से यूज़ हो रही है। तो ये बात हुई क्वांटम नंबर्स की, ठीक है। तो जहाँ भी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही वहाँ आप मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। रोकने का मतलब अब आप मुझे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप वहाँ पे उस जो भी मिनट जो भी टाइम है उस टाइम पे आप मुझे बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई, कमेंट करके। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की। देखिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में तो वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में होती है। अब मान के चलिए कि हमारे पास ऑर्बिटल है, यहाँ पे ना n+l रूल लगता है कि ऑर्बिटल्स हैविंग लेसर, ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिनकी l+l की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो l+l की वैल्यू कैसे निकालते हैं n+l की, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है वो कहता है कि इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल किया जाएगा ऑर्बिटल्स में। पहला पॉइंट ये बोलता है कि उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे जिनकी n+l की वैल्यू कम होगी। फिर ये दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर मान लीजिए दो हमारे पास एग्जाम्पल है और दोनों की जो ऑर्बिटल है उनकी n+l की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम वैल्यू है n+l की, तो उस केस में क्या होगा, जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे। यानी पहले तो हम देखेंगे n+l की वैल्यू, पहले हम इन दोनों की वैल्यू देखेंगे, जिसके लिए इन दोनों की वैल्यू कम है उसमें भर देंगे इलेक्ट्रॉन्स पहले। लेकिन मान के चलिए दो हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल आ गए, दोनों की n+l की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस केस में हम देखेंगे जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसको पहले भरेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसमें बताया था कि s के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 है, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे 3D के लिए यहाँ पे चेक करना है, यानी 3D और 4P जो है उनकी n+l की वैल्यू सेम है। तो चेक करके देखते हैं किस तरीके से n+l की वैल्यू सेम है। तो देखिए जो 3D है उसके लिए जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 हो गई, और d की वैल्यू क्या होगी, सॉरी d की नहीं, l की वैल्यू क्या होगी 3D के लिए, तो आपको पता है ये d है और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो ये l की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, l की वैल्यू हो गई 2, तो n+l की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो n+l की वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया 3 + 2 5 वैल्यू निकल आई 3D के लिए। आप 4P की चेक करते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पे l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो l की वैल्यू क्या होगी, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो टोटल वैल्यू जो हो गई यहाँ पे n+l की वो हो गई 5। अब दोनों की जो n+l की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब इस केस में तो हम कंफ्यूज हो गए, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने बोला कि n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें भर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा एग्जांपल आ गया जिनमें दोनों n+l की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है, 3D और 4P। तो अब हम देखेंगे n की वैल्यू किसके लिए कम है, तो n की वैल्यू किसके लिए कम है, इसके लिए।
तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल किए जाएंगे देन इसमें, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 3D के लिए क्या है, कम है। और यही यहाँ पे बोला है इफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l देन द ऑर्बिटल हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड अप फर्स्ट। समझ में आ गया? अब वो प्रिंसिपल, अगर कोई भी चीज़ कहीं भी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे वहीं पे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है, ये दोबारा से बता दो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है वेयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये दोनों नेम थोड़े से सिमिलर लगते हैं कि ऑर्बिट ऑर्बिटल, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या दोनों सेम ही हैं, तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो फिर इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऑर्बिट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। सिर्फ इतनी सी बात हम करते हैं जब भी हम ऑर्बिट की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, दैट मीन्स वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की। जैसे देखिए, जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ऐसे समझे कि ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। हमें ये पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑर्बिट। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस में होगी, ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल क्या है, वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो गया ऑर्बिटल। ऑर्बिट की बात करते हैं तो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल्स जो, ये मैंने ऑर्बिटल्स लिख दिया है, ये ऑर्बिट्स है। देखिए ऑर्बिट्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक, एक सेकंड मैं इसको हटा ही देती हूँ। ऑर्बिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। एस के भी हो सकते हैं, पी के भी हो सकते हैं और डी के भी हो सकते हैं। यानी एस के जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, पी के जो होते हैं वो डबल शेप के होते हैं और डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डबल शेप के होते हैं। किस तरीके से होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी इनकी शेप्स के थ्रू। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। अब पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑर्बिटल के बारे में। तो एस ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे तो ये स्फेरिकल शेप का होता है इस तरीके से। तो इसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है और साइज इसका क्या होता है, स्फेरिकल इन साइज होता है, मतलब शेप इसका स्फेरिकल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसकी सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात हुई इसके एस ऑर्बिटल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पी ऑर्बिटल के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स की। देखिए पी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो मैंने आपके सामने लिखी, इनकी डम्बल शेप होती है। अब जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये जो मैंने इनकी शेप बनाई है बहुत गंदी बनाई है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए बना दी है कि इस तरीके की होती है, आप तो अच्छे से बना के आइएगा, मैंने अच्छी नहीं बनाई है। ठीक है, अब देखिए इनकी ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं दे ओरिएंटेड अलोंग द 3 म्यूचुअली राइट एंगल्स एक्स, वाई एंड जेड। और यहाँ पर देखिए दोनों, ये जो आपको पी ऑर्बिटल दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 पीरियड्स आपस में जुड़ गई हैं इस तरीके से। मेरा वाला तो नहीं लग रहा है, आप कहेंगे दीदी आपका तो लग नहीं रहा है, बिल्कुल मेरा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन बुक में देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि 2 पीरियड्स यहाँ पे क्या है आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से जुड़ी हुई है, इधर इस तरीके से। तो ये होती है पी ऑर्बिटल्स की शेप। तो आपको क्या है, मेन आपको ये है कि आपको शेप पता होनी चाहिए एस की, पी की एंड डी की। अब देखिए डी ऑर्बिटल की जो शेप है उसका मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी गंदी इमेज बना रही हूँ, फिर से नहीं बनाऊंगी,
आप अच्छे से बनाइएगा। मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल की शेप का पिक्चर लगा देती हूँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, ये वाली लाइन अगर आपको याद हो गई तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि यही वाली लाइन याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है कि हम इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी जस्ट बताऊंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। पी ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, यानी यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक कॉलम इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। अभी हो गया 3s 3p, एक बढ़ा दिया d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका होता है कि पहले हम इधर से ऐसे फिल करेंगे। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो होगा यहाँ पे 1s में, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा सेकंड नंबर पे होगा 2s में, फिर इसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर यहाँ से 2p के बाद यहाँ पे 3p 4s, फिर 3p में होगा, देन 4s में, फिर 3d में होगा, 4p में होगा एंड 5s में होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4d 5p एंड यहाँ पे जो 6s होगा उसमें। तो इस तरीके से फिल होता है। आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को, देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो आप ये लिखा है 1s 2s 2p, तो 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरीके से हम इनको फिल करेंगे। पहले ये जो आएगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, देन इस तरीके से हम इनको फिल करेंगे। अब इसको कैसे समझना है, देखिए कैसे कर सकते हैं हम इससे सॉरी, देखिए यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अब 1 होता है तो हम पहले वाले जो हमारा यहाँ पे एस है उसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे एस सब शेल में आएगा तो ये हो जाएगा 1s2। अब 1s2 क्यों हो जाएगा भाई, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1s1 ही तो लिखेंगे, 1s2 कैसे लिख देंगे? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हमने 2 लिख दिए, ये तो गलत बात हो गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 में, पहला क्यों जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में चले जाएंगे। 1s के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2s, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो 2s में चले जाएंगे, तो 1s2 2s2 इसका हो गया। नेक्स्ट कार्बन का आएगा, इसका कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s में, 1s2, फिर 1s2 के बाद क्या आएगा 2s, तो 2s2। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं तो इसमें जाएगा p वाले में, क्योंकि 2s के बाद में क्या है p, तो 2p6। गलत, 6 क्यों गलत, क्योंकि भाई इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे भाई, में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही तो आ सकते हैं 6। अब ऐसे थोड़ी है कि 6 उसके पास है नहीं, ज़बरदस्ती 6 इलेक्ट्रॉन लिख दे, तो गलत बात हो गई ना। चलिए अब नाइट्रोजन के भरेंगे, तो नाइट्रोजन के कैसे करेंगे, सेम पहले 1s में भरेंगे, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब कितने बचे इसके पास 5, अब 2s में भरेंगे, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 हो गए। अब इसके बाद 2p में भरेंगे, 2p में कितने आएंगे, मैक्सिमम 6। अब किसके पास कितने बचे हैं, 2 4 एंड 3 और बचे हैं, तो ये होगा 2p3। इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए तो फिर आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क में आपको किसका करना है, आप कमेंट में आपको मुझे करके बताना है। एल्यूमिनियम का करना है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, और इसके अलावा कैल्शियम का करना है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इन दोनों का करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आया है। ये देखिए ये 17 है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको साई से डिस्क्राइब करते हैं, और ये जो साई होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साई। पहला होता है रेडियल वेव फंक्शन, जिसको कि हम कैपिटल R स्मॉल r या फिर साई स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है एंगुलर वेव फंक्शन, इसको हम
ए थीटा इंटू फाई से या फिर साई थीटा इंटू फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है। तो देखिए जो रेडियल वेव फंक्शन की बात हो रही है तो वो होता है रेडियल पार्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से और आर के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है रेडियल वेव फंक्शन। तो कह सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस से। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रेडियल पार्ट गिव इट्स साइज डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर n प्लस एल। ये क्वांटम नंबर n प्लस एन एंड एल पे डिपेंड करता है, n प्लस एल नहीं, n एंड एल पे। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये हो गया आर यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये होता है रेडियल वेव फंक्शन। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेव फंक्शन की। जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है, यानी द एंगुलर पार्ट विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द एंगल थीटा एंड फाई। ये सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे जो रेडियल वेव फंक्शन जो था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, आर के और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। जबकि जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है ये एंगल पर डिपेंड करता है थीटा एंड फाई के, और इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ही जगह पे साई भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की। देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या होता है, देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एंड थिकनेस dr फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इस तरीके का एक स्फेरिकल शेप का एक गोला बना हुआ है। ठीक है, ये क्या बीच में इसके न्यूक्लियस है। अब बोला जा रहा है कि इसका जो रेडियस है वो तो आर है, तो ये हो गया इसका रेडियस जो कि मैंने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये जो उसकी थिकनेस है वो है डी आर। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर आर इसकी रेडियस है और इसकी थिकनेस डी आर है तो टोटल क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल क्या हो गया आर प्लस डी आर। सॉरी। अब इसके बाद देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज साई स्क्वायर, यानी यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो है साई स्क्वायर, और यहाँ पे डीवी वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की वो है साई स्क्वायर डीवी। तो यहाँ पे जो डीवी है वो है वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल, जो रेडियल शेल है उसका वॉल्यूम है। अब डीवी इक्वल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पे जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये जो है यहाँ पे वो सरफेस एरिया है स्फीयर का। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, साई स्क्वायर इंटू डीवी। अब इसको जो प्रोबेबिलिटी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल। यानी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल से। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो है साई स्क्वायर। मैंने ये इसको यहाँ पे लिख दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो ये है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इसकी वो साई स्क्वायर है, ये वाली। तो ये वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल कितना होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेडियल शेल क्या है, डीवी इक्वल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो गया इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आएगा। मतलब पहले ये फॉर्मूला लिखना है उसके बाद आपको ये लिखना है। अब साई की जगह पे आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, बस साई की जगह पे आर लिखा है, बाकी सेम है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये डी आर है, यहाँ पे ये डी आर है। तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ये बोला जा रहा है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन। देखिए न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस से ये है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, लेस डिस्टेंस हो जाता है। मतलब लेस डिस्टेंस नहीं, लेस अट्रैक्शन होता है। क्योंकि देखिए
ये जब इससे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो लेस अट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज में, अब लेस अट्रैक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ZeEFF से, और ZeEFF इक्वल होता है Z माइनस सिग्मा। यहाँ पे जो Z है वो है न्यूक्लियर चार्ज और जो सिग्मा है वो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये ही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो लेस हो रहा है, किसकी वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यही क्या है, यही यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट शो हो रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और इसके बीच में क्या हो रहा है, ये एक एक्सपीरियंस जो है वो लेस अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लेस अट्रैक्शन हो रहा है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर ये ना होते तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में लेस अट्रैक्शन नहीं होता। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो यहाँ पे लेस अट्रैक्शन हो रहा है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज में जो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो Z है वो न्यूक्लियर चार्ज है, और न्यूक्लियर चार्ज हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ये था पूरा चैप्टर जो कि मैंने कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस किया है। इसका एक टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रह गया है, जो कि लेंथी टॉपिक है, तो मैंने उसको एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। मैं आपको उस वो वीडियो आपको अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैची स्टडी तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपको 4th सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मैं डाल दूंगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आपको वहाँ से भी मिल सकती है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।